नमस्कार। सहयोग शिविर में आपका स्वागत है। जी हाँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक पहल है सहयोग शिविर, जो हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत में लगा करेगी। और ऑनलाइन पोर्टल भी सहयोग शिविर का है, जिसमें यदि चाहे पब्लिक तो अपने ग्रीवांसेस, सुझाव या कोई कंप्लेंट या कोई मांग ये दे सकते हैं। 3 कैटेगरी में है, कुछ डिमांड है तो, कुछ सुझाव है तो, और कुछ ग्रीवांस है तो। 3 लेवल का ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए स्तर तय किया गया है। पंचायत में तो वीडियो और सारे अधिकारी लोग बैठेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को, और वहाँ जनता से आवेदन लेंगे। उसके बाद उनको ऑनलाइन किया जाएगा, और जनता जब चाहे ऑनलाइन पोर्टल पर, सहयोग पोर्टल पर ये कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिसर डिपार्टमेंटल है वो L1 है, L2 में DM है। DM के लेवल पर वो संकलित होगा, और जो ग्रीवांस, मांग या कंप्लेंट स्टेट लेवल पर डिस्पोजल होना है उसके लिए सेक्रेटरी, चीफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज द केस में भी वो L3। हर जिले से शिकायत और सुझाव या फिर मांग पहले भी आता रहा और अभी भी आता रहा। इसके अलावा हर ऑफिस में जन संवाद, जो आमतौर पर जनता दरबार कह लीजिए, ये लग रहा है सप्ताह में 2 बार, सोमवार को और शुक्रवार को, तो ये लग रहा है। इसके अलावा फिर और बहुत सारी चीजें हैं, ये हो रही है। नीतीश कुमार जी जब आए थे, जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी चलाया, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया। इन सभी शिविरों का, इसके पहले राजस्व में एक चला था, राजस्व महाअभियान, उसका क्या हश्र हुआ वो को बता नहीं है। फिर किसान के रजिस्ट्रेशन का चला, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, फिर अभी जनगणना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आज हम आपसे इस विषय पर एक अलग दृष्टिकोण से बात करेंगे, सहयोग शिविर और ऐसे तमाम अभियानों के बारे में। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरे YouTube चैनल पर कुछ दर्शकों ने लिखा कि हमको नीतीश कुमार और बीजेपी NDA की सब सरकार से शिकायत है। ऐसी बात नहीं है, मेरी शिकायत नहीं है। जो मैं समझ पाता हूँ वो मैं बताता हूँ। आपको यदि अच्छा लगता है तो भी स्वागत है, नहीं अच्छा लगता है तब भी स्वागत है। हर एक व्यक्ति अपनी राय प्रकट करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन ऐसे शिविरों का क्या हश्र होता है, इसका एक लंबा चौड़ा फहरिस्त है। नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे मुख्यमंत्रीत्व जीवन काल में 17 यात्राएं की, उसमें कितने लाख आवेदन आए, उन आवेदनों का क्या हुआ पता नहीं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम था, उसके लिए अरबों रुपए खर्च हुए, सिस्टम बना, ऑफिस बना, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए, करोड़ों आवेदन वहां भी आए, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम किसी जंगल में सभी जंगली जानवरों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि साहब शेर बड़ा क्रूएल है, सबको मार के खा जाता है, इसलिए हम लोग राजा चेंज कर। तो सब लोगों ने मिलकर के बंदर को राजा बना दिया, और बंदर राजा बन गया। कुछ दिन के बाद एक हिरण रोते हुए आई बंदर के पास और कहा कि महाराज, मेरे बच्चे को एक बाघिन उठा के ले गई है, कृपया उसको आप बचाइए, आप राजा हैं, राजा का काम है नागरिक, जनता जनार्दन, प्रजा की रक्षा और सेवा करना। तो बंदर ने कहा कि बेशक, इसको हम देखते हैं। उसके बाद बंदर जो है वो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, वो शिविर लगाना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, जैसा अभी शिविर लग रहा है, अधिकारी सब दौड़ रहे हैं, तो वो दौड़ना शुरू किया, उछलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो हिरनी बोली कि महाराज, आप मेरे बच्चे को बचाइए ना, वो खा जाएगा, बाघिन जो लेके गई है जंगल। बोली देखो, वो बचेगा कि नहीं बचेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रयास में कमी नहीं। उसी तरह से अभी सरकारें काम कर, सब दौड़ रहा है, सब भाग रहा है, सारे सेक्रेटरी रोड पर, सारे DM YouTube चैनल पर, कोई पेट्रोल बचाने में लगा है, कोई सहयोग शिविर में, कोई जनता, सब दौड़ रहा है। काम किसका हो रहा है तो जनता बताएगी। तो आ जाइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले बता देते हैं कि इसका ये जो अभी सहयोग शिविर है, या इस तरह के जितने अभियान चल, एक फैशन चल गया अभी सरकार के स्तर पर, बोलेगा इसको मिशन मोड में करना है, इसको अभियान मोड में करना है। अभियान की जरूरत क्यों पड़ती है? अभियान होता क्या है? कैंपेन मोड, मिशन मोड, ये कोई पर्टिकुलर चीज जो बहुत अचानक आ गया हो, इमरजेंसी हो, उसके लिए कोई संस्थागत ढांचा न क्रिएट किया गया हो, उन चीजों को मिशन मोड में चलाया जाता है या अभियान मोड में चलाया जाता है। आपको पता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तो इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए,
बहुत सारा काम भी हुआ। तो पब्लिक का ग्रीवांसेस है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो कष्ट है और उनकी जो सेवाएं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो अनावश्यक रूप से इस देश में चाहिए होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बहरहाल तो उसके लिए कुछ कानून बना और एक आरटीपीएस सेंटर बना, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट करके। आरटीपीएस, यदि मुझे ठीक से नाम याद तो बना, आरटीपीएस काउंटर बन गए और ऑनलाइन आप जवाब दीजिए, फाइल कीजिए, फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक ग्रीवांसेस, तो उसके लिए कानून बन, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसके लिए हर एक अनुमंडल में और जिलों में और राज्य स्तर पर भी डेजिग्नेट किए गए पदाधिकारी, पीजीआरओ बोलते हैं, जैसे सब डिवीजन में है तो सब डिविजनल पीआरओ, जिला में है तो डिस्ट्रिक्ट पीजी, विभाग में भी पीजीआर, उसके अपील के स्तर बनाए गए, बाकायदा कानून है। ये सभी क्यों बनाए गए थे? ये सब बनाए गए थे कि इन चीजों का सिस्टमेटिक, संस्थागत तरीके से निवारण। अब यदि इतने सारे सिस्टम आपने क्रिएट किए, इतने कानून बनाए, इतना पैसा खर्च हुआ, ऑफिसेस बने, रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बावजूद अगर ये सारी ग्रीवांसेस नहीं रिड्रेस्ड हो रहे हैं और उसके बाद आप अभियान पर अभियान, शिविर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब निकलता है और इस पर विचार होना चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या आरटीपीएस कानून और आरटीपीएस सर्विसेज इस राज्य में फेल कर चुका है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी शिविर की? नंबर 2, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, लोक शिकायत निवारण कानून के तहत जो बनाया गया सिस्टम, क्या वो फेल कर चुका है? अगर फेल कर गया है, एक्सेप्ट कीजिए, तो फिर क्यों फेल किया, उसको ठीक करने का क्या उपाय है, और यदि फेल नहीं किया है, काम हो रहा है, तो फिर ऐसे शिविरों और अभियानों की क्या जरूरत है? आपको हम मोटे तौर पर बताते हैं कि जो बंदर वाली कहानी मैंने बताई कि इस सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों, इन मूर्खों ने जब 7वां फेल मुख्यमंत्री, 9वां फेल आपका नेता रहेगा, तो ये लोग क्या हश्र करेगा। और चाटुकार जितने ब्यूरोक्रेसी में जो दलाल भर गए हैं, जो हर बात में हाँ 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 करेगा, तो उसका क्या परिणाम होता है वो हम आपको बता दें। महीना में मोटे तौर पर 25 से 26 वर्किंग डेज होता है, फरवरी वगैरह में कम होता है, किसी महीने में 5 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। अब आप जरा देख लीजिए रूटीन, मैं फील्ड ऑफिसर्स की ही बात अगर कर लो तो सप्ताह में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार या जनता संवाद कार्यक्रम, जन संवाद कार्यक्रम जो भी कह लीजिए वो लगता है। उसमें फोटो खींचना है, जियो टैग करके भेजना है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है। आजकल तो बीमारी होगा सब चीज का पोर्टल, किसी दिन ऐसा होगा कि पोर्टल को ढूंढने के लिए भी कोई पोर्टल बनाना पड़ेगा, जैसे राजस्व विभाग में हो गया। पोर्टलों का ऐसा जंजाल हुआ है कि आप याद कीजिए, पुराने लोग जब बिजली की व्यवस्था पुराने सिस्टम में थी, टेलीफोन के तार, फिर डिश एंटीना आया, तो एक पोल पर तार का ऐसा मकड़ जाल लगता था, उसमें फिर चिड़िया अपना घोंसला बना देती, मकड़ों का जाल लग जाता था। तो समझ में ही नहीं आता था कि कौन तार बिजली का है, कौन तार टेलीफोन का है, कौन तार डिस्क एंटीना का है। तो वही पोर्टल का मकड़जाल आजकल बन रहा है, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग, तो महान विभाग है, अब उस पर हम कभी और बात करेंगे। पोर्टलों का एक, वेबसाइट्स का एक जाल बन गया है। तो बहरहाल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सप्ताह में 2 दिन तो ये जनता दरबार लगाएगा, इसके बाद महीना में 2 दिन ये सहयोग शिविर लगेगा, इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग होती है। अगर अंचल वाले हैं तो डीसीएलआर के यहाँ मीटिंग, एसडीओ के यहाँ, उसके बाद एडीएम के यहाँ मीटिंग, फिर डीएम, कभी कमिश्नर के यहाँ भी होगा। विभाग स्तर पर भी मीटिंग लेने की अब स्थिति पैदा हो गई। मतलब मुझको कभी कभी सोच करके इतना हंसी और दुख होता है कि अगर मंत्री और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सीईओ के स्तर पर मीटिंग करना पड़े पटना में, तो इसका मतलब आपने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, आपने पूरी हिरार्की को बर्बाद कर। और जो अग्निवीर कलेक्टर आजकल बहाल हो रहा है, तो इन अग्निवीरों को तो आपने यूट्यूबर बना दिया। कोई छठ का गाना गा रही है, तो कोई रोड पर भुंजा खा रही है, तो कोई मोटरसाइकिल से हेलमेट लगा कर ऑफिस जा रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, उसके पीछे फिर गाड़ी चल रही। इन जोकरों का समूह जो बना यूट्यूबरों का, तो अपने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। तो बहरहाल सप्ताह में 2 दिन कम से कम मीटिंग होगी और 2 दिन ये जनसंवाद, 4 दिन। अब ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का सप्ताह हुआ। इसके अलावा फिर ये सहयोग शिविर, और जितने आवेदन आए उन आवेदनों का डिस्पोजल। अनुमंडल लेवल पर एसडीएम को कोर्ट करना है, डीसीएलआर को कोर्ट करना है, एडिशनल कलेक्टर को कोर्ट करना है। तो ये लोग कोर्ट कब करेगा, ऑर्डर कब लिखेगा,
इसके अलावा ऑफिस में बैठा रहता है तो लोग भी आते रहते। ये सहयोग शिविर और जन संवाद के कार्यक्रम परम आदरणीय माननीय श्री 1008 श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से निश्चय पाठ 3 की उद्घोषणा हुई थी। उसमें कहा गया था कि सबका जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग के तहत पदाधिकारी को आपके दरवाजे पर भेजे। तो मैंने कहा ना कि वो बंदर वाला जो हर डाल से, तो इस सब डाल पर दौड़ रहा है और बंदर जो राजा है वो हिरण के बच्चों को कितना बचा पा रहा है तो आप रोज देख रहे हैं। तो मोटे तौर पर सप्ताह में 5 दिन ये लोग बंदर की तरह दौड़ते रहता है डाल से। रहा एक दिन तो एक दिन फिर उसका रिपोर्ट, कंप्लायंस, ये सारा चीज करना है। परिणाम ये होता है कि ये सारे जो ये ड्रामा है ये बेसिकली फिल्मी स्टंट बन के रह जाता है। इसका कोई परिणाम नहीं आता है और जनता वैसे ही दौड़ते रह। आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं, सिस्टम ध्वस्त हो गया, इसलिए निष्पादन और रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं। आज हम आपसे बात करते हैं कि वस्तुतः ऐसा क्यों हो रहा है इस राज्य। इसके पहले हम आपको बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी 17 यात्रा की हैं, आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। और हर यात्रा में लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आते थे। जब ये सरकार में आए तो न्याय करने निकले थे, तो न्याय यात्रा, उसके बाद विकास यात्रा 2009 में, फिर 9 में ही धन्यवाद यात्रा चुनाव, उसके बाद 2009 में ही प्रवास यात्रा, 2010 में विश्वास यात्रा, किसका विश्वास, कहाँ का विश्वास, उसके बाद सेवा यात्रा, सेवा करने निकले थे, कितना सेवा किए हैं वो तो देखिए। अधिकार यात्रा, मेरा अधिकार की आपका अधिकार। संकल्प यात्रा, कौन सी का संकल्प, मैंने कुर्सी पर टिके रहने का संकल्प लिया। उसके बाद 15 में संपर्क किया, कौन सी का संपर्क कर रहे थे, किसके लिए संपर्क कर रहे थे, किससे संपर्क कर रहे थे, चुनाव के दरमियान, याद कीजिए 15 में चुनाव। उसके बाद निश्चय यात्रा, चुनाव में जीत गए तो निश्चय योजना लाए थे। निश्चय योजनाओं का क्या स्वरूप आपको पता है, 7 निश्चय। उसके बाद 17 में फिर समीक्षा यात्रा, तो निश्चय निकाले, उसका समीक्षा कर रहे थे और समीक्षा के नाम पर रात में रोके जाड़ा में टेंट वेंट लगा, सुबह दतवन उत्पन्न धोए, गपशप किए, वही भूंजा पार्टी, वही हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल का अधिकारी यहाँ भी बैठता था, वही हाई लो मीडियम लेवल का अधिकारी वहां भी बैठता था शिविर में। तो इस शिविर में जाने का क्या सेंस हुआ। तब तक नीतीश जी की यादाश्त भी चली गई, इनको पकड़ के ले जाता था, झरोखा दर्शन करा के ले आता था। उसके बाद इनको अचानक चढ़ा के नहीं, पर्यावरण से एकदम खतरा उत्पन्न हो गया। जल जीवन हरियाली 19-20 में चलाए। फिर समाज सुधार, इनको किसी ने कहा कि आप तो राजा राम मोहन राय हो सकते हैं, तो इस समाज सुधार यात्रा में निकल गए 23 में। उसके बाद प्रगति यात्रा, मानो कि बिहार विकसित हो गया, पर कैपिटा इनकम हमारा आगे बढ़ गया, प्रगति में गए। और अंतिम जाते जाते जब इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद फिर निकल गए थे समृद्धि यात्रा, मतलब बिहार समृद्ध हो गया। ये यात्राओं का दौर। आपको याद है कि यह राज्य प्रशासनिक अराजकता और हास्यास्पद घोषणाएं और मूर्खाना बेवकूफाना निर्णयों के लिए कुख्यात है। वस्तुतः ये हो क्यों रहा है, हुआ क्यों है, इस पर किसी का ध्यान। लास्ट 25-30 वर्षों से इस राज्य में प्रशासनिक सुधार, गवर्नेंस के लेवल पर सुधार, पुलिस सुधार, संस्थागत चीजों का विकास होना, इस पर कोई काम नहीं। देखिए, आप हमसे सहमत हो ना हो, आज भी जो निचला स्तर है प्रशासनिक इकाई का, थाना, प्रखंड, अंचल या ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यालय, उसके बाद सब डिविजनल लेवल पर और फिर जिला स्तर पर। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले बर्बाद हुआ प्रखंड और अंचल। 2011 में नीतीश जी ने एक निर्णय लिया, प्रखंड अंचलों से जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उनको हटाकर काडर को रिव्यू किया गया। ठीक है, वो एक कदम था, बंदोपाध्याय कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन था, लेकिन बगैर कोई सिस्टम इन प्लेस किए हुए उन सबों को हटाया गया और सुपरवाइजरी या उसके नीचे के भी लोगों को बीडीओ सीओ बनाया और वहीं से प्रखंड और अंचल का प्रशासन कोलैप्स कर। उसके बाद काडर बना। अभी बिहार में एक बीमारी चल गई है, एक्सट्रीम डिपार्टमेंटलाइजेशन। हर विभाग ने अपने अपने काडर, हर विभाग का अपना अपना काडर है। पंचायत का किसी से स्टार्ट होता है, किसी का ब्लॉक स्तर से होते होते ऊपर तक सचिवालय तक, एक्सट्रीम डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब दिक्कत यह है कि जो प्रखंड का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कायदे से भी बीडीओ के हाथ में। अब जरा विसंगति देखिए कि कई एक लोग ऐसे, जैसे सीडीपीओ ही लेवल 9 की है, बीडीओ लेवल 7 का है, तो उसका वो सुनता नहीं। प्रशासनिक जवाबदेही बीडीओ की है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह कुछ सीओ का भी। इतने तरह के बहाली, इतने तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर
प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या क्या बहाल हुआ है प्रखंड स्तर पर, आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद इन लोगों ने बर्बाद किया सब डिवीजन को। सब डिवीजन को बर्बाद करने के 3-4 प्रमुख कारण थे। पैसा लेके पोस्टिंग, उसके बाद ईसीएलआर के कार्यालय को यद्यपि एक जो कानून आया BLDR एक्ट, भूमि विवाद निराकरण, शुरू में बड़े अच्छे काम भी हुए, फिर हाईकोर्ट ने कुछ हस्तक्षेप किया, फिर पूरा मेसअप हुआ, उसमें भी पैसे की खेल शुरू हो गई। अब ये प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर देखिए क्या सुधार अपेक्षित था, वो हम आपको बता देते हैं। और इसके बगैर ये जितना शिविर लगा दें, ये जितना यात्रा कर लें, ये सब वही बंदर की कहानी होगी कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, वो नाचते रहेगा सब और होगा कुछ। प्रखंड और अंचल, खास करके प्रखंड, आपको पता है कि 1950 वगैरह में इसका गठन हुआ। नेहरू जी का एक कॉन्सेप्ट था कि डेवलपमेंटल कम्युनिटी, डेवलपमेंटल सामुदायिक विकास ब्लॉक्स बनाए गए थे। तब से लेकर के अभी आबादी बढ़ गई, योजनाओं का मकरजाल बन गया, सेवाओं का एक बहुत बड़ा स्वरूप आया, बहुत सारे कानून आए, विकास, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि के कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से बढ़ने भी चाहिए। आप पता कर लीजिए, अब तो नीतीश जी तो खैर कुछ बिल्डिंग बनाए भी है, ये 1950-60 में बना हुआ बिल्डिंग, जहां न बैठने का ठिकाना है, न खड़ा होने का ठिकाना है, न पब्लिक के लिए जगह है, न कर्मचारियों के लिए जगह है, उसी तरीके से बेतरतीब बना है। अभी भी 550 के आसपास ब्लॉक होंगे मुझको लगता है। नया जो ब्लॉक बना, हालांकि उसका भी बिल्डिंग का क्वालिटी तो खैर, जो लूट का हालत है बिहार में, आधा से ज्यादा बिल्डिंग चूना शुरू कर गया, कुछ ढाना शुरू हो गया। बहरहाल एक वो स्थिति थी। दूसरा, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि एक वीडियो मोटे तौर पर अगर आपको उसको गिनती कीजिए तो एक वीडियो को मोटे तौर पर ब्लॉक में कम से कम 30 से 40 प्रकार का काम करना। उसके पास स्टाफ के नाम पर 1-2 नाजिर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी कर्मी, किसी भी अधिकारी के नाजायज वसूली या उसके भ्रष्टाचार में शामिल होने को मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन धरातल पर जाकर के आप देख लीजिए, धरातल पर जाकर आप देख लीजिए, 30 से 40 तरह का काम है वीडियो। एक वीडियो के पास अमूमन एक प्रखंड में 2-3 या कहीं कहीं एक रेगुलर स्टाफ है लिपिकीय संबंध। कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कुछ नहीं मालूम है वो नाजिर है। इनफैक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जो, उसकी एक अलग कहानी है। कंप्यूटर ऑपरेटर शुरू में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से आता था तो कुछ हद तक ठीक नहीं था, बेल्ट्रॉन से लिया जाने लगा। बेल्ट्रॉन ने अपनी सेवाओं को उर्मिला इंटरप्राइजेज नामक एक कंपनी को देती, उस पर एक मंत्री की वो कंपनी है, उस पर इनकम टैक्स क्या क्या का रेट, तो 15, 16, 17 हजार शायद कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है, का 5-6 हजार वो रखता, तो अलग था नहीं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जो को सो करता रहता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे मैंने एक बार बताया था कि पंचायत से लेकर के चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस और मुखिया से लेकर के गवर्नर का ऑफिस, मंत्री सचिवालय, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर ही चलाता है। विभाग में जो IT मैनेजर है वह अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को चलाता है। बहरहाल, तो एक प्रखंड में जो लिपिकीय संवर्ग का स्टाफ है उसकी संख्या पर किसी ने कोई विचार नहीं किया। उसको ट्रेनिंग, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार को, एक अंचल में अंचल अधिकारी के जिम्मे 10 से 15 प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने का दायित्व है। उसके पास स्टाफ के नाम पर 1 से 2, उससे ज्यादा कहीं क्लर्क नहीं। इसके अलावा पंचायत के स्तर पर भी मोटे तौर पर वही स्थिति। 8,500 से ज्यादा पंचायत है, 3,500 के आसपास राजस्व कर्मचारी को कोई लॉजिस्टिक्स नहीं, उसके बैठने का स्थान, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर अभी हड़ताल भी हुआ था, 60, 70 या 78 दिन तक हड़ताल चला। तो प्रखंड स्तर के सारे संस्थाएं ध्वस्त कर दी सरकारों ने विगत 15, 20, 25 वर्षों से। लालू जी के समय में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, इनके समय में थोड़ा ध्यान भी दिया गया, लेकिन वो कॉस्मेटिक ज्यादा था और रियल काम कम था। आइए अनुमंडल में, अनुमंडल स्तर पर मुख्य रूप से 2 अधिकारी होते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी SDM और DCLR, कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। बिहार के महान 2-3 मुख्य सचिव और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, जो बाद में सामान्य प्रशासन विभाग हुआ, एक से एक महान IAS अधिकारी हुए इसके। और इन लोगों ने दलाली का, जातीयता का और पैसा का वो खेल किया कि 90-95% जगहों पर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अपने जात पैसा का ख्याल रखते हुए और वरीयता की धज्जियां उड़ा दी
और जो पैसे का नंगा नाच हुआ, एक एक एसडीएम के पोस्टिंग में आज भी 70-80 लाख रुपया लगता है। अनुमंडल स्तर पर जो एसडीपीओ होता है 70-80-90 एक करोड़ रुपया देके जा रहा है, और अभी भी जा रहा है, इस बार भी गया है। तो अनुमंडल में भी वही स्थिति हो गई। उसको याद है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा उस जगह का, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद भी, और मैंने बताया कि 2002 से 10 तक मुझको लगता है आईएएस और पीसीएस और अलग अलग सर्विसेज डीएसपीज वगैरह को मैंने ट्रेनिंग दिया था। बाद में फिर मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मुझसे अभी भी लोग पूछते रहते हैं, तो मुझको एक अनुमंडल में डीसीएलआर के पास जाने का मौका लगा। मेरा भी कुछ व्यक्तिगत काम था उस इलाके में, तो उसने कहा कि सर 1-2 दिन जरा सा आके देख। राजस्व विभाग ने एक लीगल एक्सपर्ट की बहाली की है, एसडीओ को और डीसीएलआर को। संजोग से वो डीसीएलआर बैठा हुआ था और एक मामला हाईकोर्ट में गया था, उसका वो प्लेंट बना रहा। मुझको आश्चर्य लगा जब उस लड़के को बुला कर हम पूछे, मतलब वो बीएनएसएस, बीएसए, बिहार भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ये बेसिक चीजों की उसकी जानकारी नहीं थी। उसको न हिंदी लिखने आ रहा था, न अंग्रेजी लिखने आ रहा था। पूछा कहाँ से की हो लॉ, तो पता नहीं किस लॉ कॉलेज का नाम लिया, कहीं मध्य प्रदेश में। पूरे व्यवस्था को एडहोकिज्म में तब्दील कर। उसको याद है एसडीएम के पास बकायदा एक गोपनीय शाखा होता था, वहाँ एक स्टेनो रहता था, 1-2 स्टाफ की पोस्टिंग रहती थी, और बकायदा फुल फ्लेज पीएसटीएम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्फोर्स करता है अनुमंडल में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप बोर्ड मिसलेनियस रूल पढ़िएगा तो 2 ही अधिकारी को जिले में, जिला स्तर और नीचे गोपनीय शाखा का इंटाइटलमेंट था, एक डीएम और एक एसडीएम। उसका कारण ये था कि इन लोग का ऑफिस राउंड द क्लॉक चलने वाला। तो अब एक एसडीओ के पास सैकड़ों काम है। बीएनएसएस जो पहले सीआरपीसी था उसमें ऑर्डर लिखना है, लॉ एंड ऑर्डर का है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और उसके अनुमंडल में 1 या 2 वो क्लर्क है। वो भी सब महान कंप्यूटर ऑपरेटर को मैंने बता ही दिया और लीगल एक्सपर्ट बता ही दिया। तो अनुमंडल बर्बाद हो गया। अब आइए जिला में जो अग्निवीर कलेक्टर्स आए, इन लोगों को पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग मिली, मुझको नहीं पता। किस तरह का माइंडसेट दिया गया मुझे नहीं पता। ये सारे लोग जिला में जाते के साथ मुख्य रूप से 3 धंधा में इन्वॉल्व हो जाता है। पहला कि इसका संपर्क उस जिले में यूट्यूबर्स, प्रेस और मीडिया वाले से कैसे बन जाए। उसके बाद अपना एक सोशल मीडिया टीम बना ले, और ये जहां जाए, जो बोले, जहां भाषण दे, जहां चश्मा पहने, कहाँ साइकिल पर चढ़े, कहाँ छठ का गाना गाए, कहाँ मिड डे मील में भोजन करे, वो सब का फोटो वीडियो बना के वायरल करे। पहला काम। दूसरा काम, जो मलाईदार सेक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, रजिस्ट्री, अब तो रोड वगैरह भी हो गया, उस सब से महीना की वसूली कैसे। एक कलेक्टर अपने जिले में, मैंने 99% का वही हाल, एकाध को ठीक होगा तो अब नहीं कर सकते। मुझको याद है मुंगेर भागलपुर प्रमंडल में एक जिला है, उसमें एक डीएम हुआ करता था। उन जिलों में सरकार के स्तर से जब जाता था योजनाओं की जांच वाच कुछ करने के लिए, तो मुझको बताया गया कि बालू का एक बहुत बड़ा महादेवा इनक्लेव करके एक बालू का बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत बड़ा ने उसका स्तुति बोलता उस इलाके में। उसके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोल सकता है। कोई अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको ट्रक चढ़ा देगा। जो लोग जैसा मुझको बताया, मैं इस राइडर के साथ था, कहा कि सर वहाँ जो हाकिम आए वो उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ अधिकारी थे उनके बड़े नजदीकी थे। तो बोला कि साहब आपको अंदाजा नहीं है कि कितने पैसे की वसूली यहाँ का डीएमएसपी करता है। मुंगेर प्रमंडल या भागलपुर प्रमंडल का कोई जिला था, नाम नहीं बता। तो जिले का ये हाल हुआ। जिले में डीएम को ऑफिस वर्क से कोई मतलब नहीं, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है। कलेक्ट्री उसको आती नहीं है, कोई कोर्ट नहीं करता है। आई रिपीट, कोई कोर्ट नहीं करता, और ये पूरी जवाबदेही के साथ करते, इसलिए उसको कुछ आता ही नहीं। तो सारा रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर, विकास और वेलफेयर वगैरह का काम डीडीसी का वो देखेगा। इसके अलावा बाकी सेक्शन के जो प्रभारी हैं वो हैं, और अपना दिन भर अपना चेहरा चमकाने, मेरा आका, वहां का विधायक, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, कैसे हम इस पद पर बने रहे कलेक्टर, वो अब उसी में लगा। प्रखंड, अंचल और मंडल की तरह जिलों में भी लॉजिस्टिक्स की घनघोर कमी है। क्लर्क की बहाली पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक प्रशाखा एक क्लर्क पर चल रहा है। मुझको याद है मैं एक जिले में पंचायत के रिव्यू के लिए गया था। डीपीआरओ से और डीडीसी से पूछा,
तो कहा कि सर यही आदमी है जो नाजिर भी है, यही आदमी बड़ा बाबू भी है, यही आदमी अकाउंटेंट भी है, अब यही आदमी रिपोर्ट भी बनाता है। अब आप सोच करके देखिए कि क्या स्थिति है। कलेक्टर का पूरा कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले, जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप करके दे दिया वही ऑर्डर निकलता है, चाहे वो धारा 163 BNSS का ऑर्डर हो या जो भी ऑर्डर हो। कुछ डीएम को तो ऑर्डर लिखने 99% डीएम को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कई बार कहा है, ये लोग यूट्यूबर से ज्यादा इसकी औकात नहीं। सब अग्निवीर है, बहुत रिटायर्ड IAS अफसर हैं, वो सीनियर 87-86 बैच के, वो अक्सर कहते हैं कि ओम प्रकाश जी ये लोग अग्निवीर कलेक्टर है, अग्निवीर कलेक्टर है ये लोग, सरकार में जो हालत की। अब आइए प्रमंडल पर। प्रमंडलीय आयुक्त की व्यवस्था मैंने बताया था, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 1829-30 में विलियम बेंटिक के समय में डिविजनल कमिश्नर की व्यवस्था की गई थी। वजह यह था कि कलेक्टर्स का एरिया बहुत बड़ा होता तो उसको सुपरवाइज, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। अब जो डिविजनल कमिश्नर है उसका दो ही काम है। पहला कि वो अपने कमिश्नरी में जिलों में पदस्थापित जो मलाईदार, जो कथित रूप से बहुत पैसा कमा रहा है, उससे उगाही करना। मैं बता सकता हूँ, गंगा के उस पार एक डिवीजन है, उसका एक कमिश्नर, मुझको एक डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि सर आपको बुलाहट आया। तो हम समझे कि हमसे क्या काम होगा। फिर लौट के आया तो हमने उत्सुकतावश पूछा कि डिविजनल कमिश्नर के यहाँ मीटिंग था। बोला मीटिंग पिंग कुछ नहीं था सर। वहां गए तो उसका पेशकार बोला कि रिपोर्ट लाए हैं, तो हम रिपोर्ट दिए। बोला ये रिपोर्ट नहीं, महीनवारी रिपोर्ट देना हो ना, महीनवारी पैसा पहुंचाना हो। मैं कई एक कमिश्नर को जानता हूँ, डिविजनल कमिश्नर को, जो DTO से महीने का पैसा, उसमें से वो तो बड़ा हाकिम भी बन गया। इसके अलावा इंस्पेक्शन करके डराना धमकाना और पैसे की वसूली करना। डिविजनल कमिश्नर के यहाँ भी सेक्रेटेरिएट से जो सहायक होते थे, जिनका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नामाकरण हो गया, उनकी पोस्टिंग होती थी। वो सब भी स्थिति खत्म हो गई। प्रमंडल लेवल पर भी स्थिति बर्बाद हो गई। आपने देखा ना कि मुंगेर का कमिश्नर का PS, उसका जो पेशकार है, वो कितना 7 लाख रुपया लेते हुए पकड़ाया था। तो कौन लोग मुंगेर के कमिश्नर वगैरह थे, वो सब जानते हैं हम लोग। अब ये मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक की आपको बात की। वस्तुतः गवर्नेंस और पुलिसिंग यह सिस्टम से चल, यहाँ पर स्थिति यह है कि लोगों ने पूरे संस्था को, सिस्टम को कोलैप्स करा दिया और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें हो क्यों नहीं रही। मुख्यमंत्री भी चाहता तो नहीं हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी भी चाहता तो नहीं हो रहा है। अब वो परेशान है, वो बंदर की तरह वो दाल झुलदाल दौड़ रहा है। कुछ चीफ सेक्रेटरी को हम देखें पंचायत सचिव से बात कर रहा है, कुछ राजस्व कर्मचारी से बात कर रहा है, अपर मुख्य सचिव जो है वो BDO से बात कर रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का जो पिवोट्स था, जो पिलर्स था, उसको ध्वस्त कर, सारा सिस्टम को आपने कोलैप्स कर दिया। दलाली के नाम पर, पॉपुलिज्म के नाम पर, और ये जो नकारा अधिकारियों का समूह था, उसके ज्ञान को एग्जीक्यूट करने के कारण आपने बर्बाद कर। इसलिए मैं आज ही आपको बता देता हूं, जैसे राजस्व अभियान महाअभियान चला था, क्या कुछ लोग बताया कि कई लाख आवेदन आए, तो क्या हो गया? कहानी खत्म, बोराम बंद। ऐसे एक बार चला था, खाता पुस्तिका बनाओ, करोड़ों रुपया का कागज छपा, बोराम बना कर। वैसे ही ये जितना आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ड्राना। आपने 7वें फेल को मुख्यमंत्री बनाया, 9वां फेल को नेता सब बनाया, तो इसका तो हश्र होना ही है। जोकरों का एक पूरा टीम खड़ा हो गया इस राज्य में। इसको एक ही काम है, लूटना और पब्लिक को बेवकूफ बनाना, और सारा पब्लिक इसी में उलझाया हुआ है। दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो मैं नागरिकों को बता दूं कि जो भरम आप पाले हुए हैं कि सहयोग शिविर में दे दो, कुछ नहीं होगा। आज मुझको 2-3 अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर इसका क्या असर है वो तो उनको पता ही। सरकार के पास पैसा नहीं, जो इंदिरा आवास सैंक्शन हो गया उसको पैसा नहीं दे पा रहे, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है। बोला अधिकांश एप्लीकेशन क्या है, नली गली लोगों का, आपने लोगों को तो पारा बिल्कुल बना दिया है ऐसा कि परजीवी बना दिया उसको। मुझको याद है नल जल योजना जब आई थी निश्चय का, तो उसमें इनिशियली एक कॉन्सेप्ट था कि 1 रुपया यूजर शुल्क लगेगा। सवाल 1 रुपये का नहीं था, सवाल था कि वो एसोसिएटेड फील करता है। नीतीश जी को किसी ने ब्रेन दिया, गाने नहीं सब हटाइए, सब हट गया। PhD को दे दिया, सारा जल नल समाप्त। तो कहीं कुछ नहीं होने का है। आपने आम आदमी को इतना पंगु बना दिया है कि बस उसको लगता है हम जन्म होकर के धरती पर आ जाए और बाकी मरने तक सरकार मेरा व्यवस्था। तो मुझको याद आता है एक बार बड़ा अच्छा इन्होंने कहा था, जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने नीतीश जी को उन्हीं के शब्दों में सलाह दिया था
कि जब आप खाना खाइएगा तो मक्खी भन बनाएगा, तो एक हाथ से मक्खी भगाइए, दूसरा हाथ से खाना खाइए। जो सब नेता मंत्री ये सब वही कर रहा है। ये जितना पब्लिक है नहीं, सब मक्खी है। सबको सहयोग शिविर, महाअभियान शिविर, तो फलना जन संवाद उजराए रहो उसी में, और हम अपना बैठ के। इसलिए मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर देता हूं, ऐसे सहयोग शिविरों का, ऐसी यात्राओं का कोई भविष्य नहीं। इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, कर्मचारी पदाधिकारी सब तबाह परेशान होगा, और परिणाम ढाक के तेल पाक। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए मैंने वो बताई। एक छोटी सी बात और बता के अपनी बात खत्म कर देता हूं। इंग्लैंड में 18वीं सदी में जोनाथन वाइल्ड करके एक क्रिमिनल था, चोर था। तो जोनाथन वाइल्ड एक चोर था। तो 18वीं सदी में इंग्लैंड में कोई संस्थागत पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं। वो था बेसिकली क्रिमिनल, चोर का वो गैंग का सरदार था, लेकिन वो परकोट कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था कि शायद हम पुलिसिंग कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टाइल, स्वघोषित, माने वो एक तरह से पुलिसिंग करने लगा। उसको एक टाइटल भी मिल गया था, थीप टेकर जनरल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मोडस ऑपरेंडाई क्या था? वो कथित रूप से अपराधियों को पकड़वा के माल पकड़वाता था, अथॉरिटीज को देता था, और उससे अपना हिस्सा ले लेता था, और जो चोरी करवाता था उससे भी हिस्सा लेता। बेसिकली ये जितने लोग हैं ये सब जोनाथन वाइल्ड है। ये जोनाथन वाइल्ड की तरह लूटवाते भी हैं, फिर लूट का माल पकड़वाते भी हैं, उससे भी हिस्सा लेते हैं, इससे भी हिस्सा। इस राज्य में तमाम थानेदार की वही स्थिति है। बालू बेचवाना भी है, गिट्टी बेचवाना भी है, दारू बेचवाना भी है, और फिर उसको पकड़वा करके पुरस्कार और वाहवाही भी लेना है। तो इस राज्य में ये जोनाथन वाइल्ड भरे हुए हैं। इसलिए एक किसी ने शेर कहा है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पर उल्लू बैठा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।